मंदिर विवाद में हो रहे रोजाना नए खुलासे। पूरे विवाद में जलदाय मंत्री का नाम भी आ रहा सामने। क्या जोशी के साथ निभाई जा रही राजनीतिक दुश्मनी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी कड़ी में राजस्थान में मौसम का पारा तो चढ़ ही रहा है, साथ ही राजनीतिक गर्मी भी कुछ कम नहीं है। मौजूदा गहलोत सरकार में इनके ही कुछ मंत्री और नेता आए दिन एक दूसरे को गर्मी दिखा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से मौजूद बीजेपी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को और उनकी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में कुछ दिन पहले गहलोत के विश्वास पात्र माने जाने वाले जलदाय मंत्री महेश जोशी भी एक विवाद में खींच लिए गए हैं और विवाद का नाता भी उनके ही विधानसभा क्षेत्र हवा महल का है। जानकारी के लिए बता दें कि गिरधारी मंदिर के पास ही बरसों से रामकिशोर मीणा का परिवार रहता है, लेकिन एक दिन अचानक रामकिशोर के पुत्र रामप्रसाद मीणा ने आत्महत्या कर ली और मरने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कई रसूखदार लोगों और मंत्री महेश जोशी पर परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। बता दें कि मृतक रामप्रसाद ने मरने से पहले बनाए गए वीडियो में कहा कि उसकी जमीन के सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उसे मकान नहीं बनाने दिया जा रहा। गिरधारी जी मंदिर के महंत देवेंद्र शर्मा, ललित शर्मा, होटल रॉयल शेराटन के मालिक मुंजी टाक, देवा अवस्थी, लालचंद देवनानी और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने परेशान कर रखा है। इसी के चलते मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से नवतेज टीवी ने कवर किया और एक एक पहलू को समझने के बाद इससे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति से बात कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। आइए पहले आपको सुनाते हैं तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और परिवारजन की प्रतिक्रिया। मंदिर वाले जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि सन 84 के अंदर मीणा जी को किराए पे जगह दी थी रहने के लिए। क्या ये बात सही है? नहीं सर, है नहीं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर मेरे पापा सन 68 से रह रहे और मेरे पास सन 74 के कागज़ है यहाँ के। अच्छा, वो मैं यहाँ पे हर जगह मेरे पास अभी भी आप कहो तो अभी दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो हमें तो पता नहीं, मैं तो बाद में मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ 89 है। अब वो पहले हमारे पिताजी बताते हैं। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं भी आपको मेरे पास लास्ट 74 के डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी 2-4 है। 81 में वो आई थी बाढ़, तो उस समथिंग उस टाइम में ये क्या हमारा थोड़ा सा बह गया था। तो पापा ने, हमारे मम्मी बताते हैं, पापा हमारे भैया हुए थे, मेरे बड़े भैया जो राम प्रसाद जिनका 81 का बर्थ, तो ऐसे बोलते हैं वो मम्मी के साथ गाँव रहते थे, तो उनकी तबीयत खराब होती दिखाने आए थे। तो ये बाहर जगह ऐसे ही थी, तो उन्होंने अंदर कोई रूम है वो लिए थे। अब इन्होंने क्या लिए थे? पापा ने। अंदर जगह थी, बाहर बिल्कुल हमारे पहले क्या बिल्कुल ऐसे ही था। अंदर किसके अंदर जगह? मंदिर के अंदर जो हाँ हमने जो किराए के लिए बोलते हैं ना, ये लिखा हुआ है। लेकिन अब उसमें भी क्या है, कौन से साल की बात है सर? उन्होंने लिखा हुआ है बकायदा, उनके पास है कोई कागज, हमें भी पता है, कोर्ट में मैं ही जाता हूँ उससे ज़्यादा, मुझे सारा पता है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। इन्होंने कर रखा है, उस पर भी ये है कि मैंने देखा वो उसमें, तो उसमें इनका कोई मालिकाना हक नहीं है। विटनेस हैं 2, एक मेरे पापा की साइन है। तो हमने विटनेस ढूंढे, बाद में हमने बहुत जगह खाली कर दी थी पापा ने पहले हमारे सामने। हम क्या थोड़ी जगह थी जो विटनेसों ने कह रखा, हमारे विटनेस के एविडेंस है फुल कि मतलब जो मंदिर वालों से जो जगह ली थी वो आपने खाली कर दी थी? वो अंदर सब ये एविडेंस भी जिन्होंने दिलाई थी ना, हाँ। क्योंकि जिसके आधार पे हमारे पिताजी ने, हमें तो पता भी नहीं सर, हमारी 89 मेरा बर्थ है मेरा, और वो 84 का कोई कागज़ दिखाते हैं। तो वो जगह आपने खाली कर दी? वो खाली कर चुके। अब वो ये कोई किराए पर हम हमारे यहाँ रहने लगे, जब से हमें टॉर्चर कर रहे हैं। अब ये कोई कोर्ट वोट में केस चला रहा है, हमें तो पता भी नहीं सर। उस टाइम उस दौरान हमारी माली नगर में शॉप थी। अच्छा। पापा के जब हमने 81 में और 91 में शॉप ली थी, तो उस दरमियान हमने यहाँ पे खाली कर दी थी, तो हमारे इन्होंने केस कर दिया था। तो जब आप बता रहे हैं जब मालवीय नगर में आपकी शॉप थी और उस दरमियान आपने यहाँ से खाली कर दिया था? उस दरमियान नहीं मैम, बाद में सर जब 2000 कुछ में 2004 के समथिंग उन्होंने जो फिर माता पोड़ी हो गई थी थोड़ी शुरू से। हाँ, उस समय जब आप मालवीय नगर चले गए थे तब यहाँ शॉप रोज अप डाउन करते पापा मतलब जाते थे, शाम को आते थे, तो फिर किराए में रहते थे हम वहाँ पे। यहाँ पे हमने वो ही नहीं किया। आप लोग यहीं थे ना उस जी? नहीं, हम शुरू से आए काबिल सन 67 से वो
पापा बताते हमारी शादी हैं यहीं आचार हुई है। संहिता लगी थी, जब एक बार उनको यहाँ से हटा दिया था, फिर बाद में पापा ने वापस कब्जा कर लिया था। एक बार नगर पालिका सन मतलब पट्टा मिला है, 67 पट्टा मिल से गया। में कुछ हुआ था, तो उस टाइम पे हटा दिया था। नगर किसने निगम हटा दिया था? नगर निगम और नगर पालिका होती है ना, पापा बताता उस टाइम सारा साफ कर गई थी यहाँ से इधर, बोले नगर निगम जो की। जिस जगह अभी आप हाँ हाँ, जिस जगह पे, फिर पापा ने वापस यहाँ पे कब्जा कर लिया कब्जा था, कर लिया। वापस कर लिया था। ठीक है। हाँ। और हाँ, हमारी ना कब्जा कहाँ से किया? अब 2017 में अपन को पट्टा मिल गया था। नहीं तो अपने कब्जेदारी है, जब तो हमें पट्टा मिला सर, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करके, हम इतने साल से यहाँ रहते हैं। हमारे पट्टा कब का मिला सर आपको? सब बताना, सन 74 नहीं 674 मैम, हाँ वो बता दिए थे सर। ज्यादा और बताइए सर। नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें क्या है। हंसने की बात नहीं है। नहीं हंसने की सर, बात नहीं है, जिसका आपको जीव तो जाता है ना हंसना इंसान नहीं को पता बेटा, चलता इनका है। काम है। हाँ सर, आप तो हंस रहे हो, हमारे ऊपर जो गुजरी है ना हमको पता है। सरकार के नुमाइंदे आईपीएल देख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और एक गरीब परिवार के जले पे नमक छिड़क रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय है कि एक छोटा सा मकान बनाना चाहता था, जिसका 2017 में पट्टा दिया है नगर निगम ने, उसको मकान नहीं बनाने दिया और बगल में 4 मंजिला होटल खड़ी कर दी, अवैध निर्माण। मंत्री के पास गए तो मंत्री ने दुत्कारा और जिसने मौत के गले को लगाया है, उस रामप्रसाद के सामने उसकी माँ को जब ठोकर मारी तो वो इतना परेशान हुआ, इतना डिप्रेशन में आया कि मौत को गले लगा लिया। अब ऐसे मामले में भी सरकार नहीं सुने। मैं तो एक दिन बाद आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि रामप्रसाद ने वीडियो से मैं कहा था कि भाई मेरे को डॉक्टर किरोड़ीलाल इंसाफ दिलाए, तो इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, पर सरकार ऐसी धूर्त है, निकम्मी है, संवेदन शून्य है कि जिस राज्य की राजधानी में 10 दिन तक वीरांगनाएं मिलने के लिए मुख्यमंत्री से बैठी रही, उनसे मुख्यमंत्री नहीं मिले, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस सरकार की निरंकुशता की, निष्ठुरता की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। हेरिटेज प्रॉपर्टी में जो पुजारी है उसने 1/3 पोर्शन पर कब्जा कराया है, पुजारी इनसे मिला हुआ है, और जो दूसरी साइड का 1/3 पोर्शन है उस पर ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल रखी है निर्माण करके। मतलब सरकारी मंदिर देवस्थान का, और 30 साल से दर्शन बंद हैं गिरधारी जी के, और 300 साल पुराना मंदिर है जिसका स्वरूप बिगाड़ दिया और सरकार को सुध नहीं है, और मंत्री जी से मिली भगत करके भूमाफियाओं ने मंदिर को भी हत्या लिया, होटल भी बना डाली, और कॉमर्शियल एक्टिविटी काम में आ रही है। और आप इस इलाके में किसी से पूछ लो, 30 साल तक यहाँ के भक्तों ने गिरधारी के दर्शन नहीं किए। आज मैंने दर्शन करे मंदिर को लाके, बस ये हालात है। कुछ दिनों पहले जो ये आत्महत्या का प्रकरण सामने आया है, ये बड़ा दुख पहुंचाने वाला प्रकरण है, और कभी किसी की मौत होती है तो सभी को दुख होता है, और जिन परिस्थितियों में हुई है बहुत ही दयनीय और गरीब परिवार है। एक शेड्यूल ट्राइब आदिवासी समुदाय से आने वाले परिवार में एक लड़की ने आत्महत्या की है। हम सब के लिए बड़ा एक सदमा है, और कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर उसकी जान जाती है तो सबको दुख होता है, और विशेष रूप से कोई आत्महत्या करता है तो सचमुच बहुत दिल दहलाने वाली घटना होती है। अब मैं भी परिवार से मिला हूँ, उनके पिताजी से, उनके भाई से, उनके बेटे से, और उन्होंने कुछ बातें बोली हैं। मैं तो उतना ही कहूँगा कि उनका दुख बांटने आज हम सब लोग आए थे, और इस पूरे प्रकरण में एक बहुत ही निष्पक्ष और एक समय सीमा बांधने के बाद एक जांच होनी चाहिए। जो भी तथ्य इस प्रकरण के अभी तक सामने आए हैं उसका संज्ञान लेते हुए एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो, और मुझे लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय देने के लिए न्यायपालिका है, पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, और मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारी से इस पूरे प्रकरण का, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, बहुत से आरोप लगाए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ लिखित स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वीडियो स्टेटमेंट्स हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए, सच्चाई का पता लगा जाना चाहिए। और परिजन जो आज इतने दुखी हैं, और इनका बहुत ही गरीब परिवार से हैं, आप सबने देखा होगा, तो दुखी मन से किसी ने आत्महत्या की है तो ये बहुत बड़ा एक मसला है। मैं समझता हूँ
जो भी इसमें आरोपी हैं या नहीं हैं, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस परिवार को विश्वास दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है कि न्याय मिलेगा और न्याय डिले नहीं होना चाहिए। अभी बता रहे हैं कि इसमें कुछ लिपापोती करने की बात सामने आई है या कुछ इनकी हमसे नहीं हो रही है, तो मैंने अभी सबसे मुलाकात की है, अपना इनका दुख बांटने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकरण में बहुत जल्द न्याय मिलेगा और जो भी सरकार को कदम उठाने हैं उठाने चाहिए और पुलिस प्रशासन को बिना दबाव के निष्पक्ष होकर एक जांच गठित करनी चाहिए ताकि लोगों के मन में विश्वास कायम रहे। जो व्यवस्था हमारे प्रदेश में है और देश में है, उस व्यवस्था से इन लोगों का मन हटना नहीं चाहिए। इसलिए सभी एविडेंस को, प्रमाणों को, सर्कमस्टेंसेस को सबसे बात करने के बाद एक जांच गठित हो और न्याय लोगों को मिले, इस परिवार को न्याय मिले, ये हम सब सामूहिक रूप से मांग रहे हैं। लगातार जो राम प्रसाद जी की बेटियां हैं और जो उनकी पत्नी है, उनके संपर्क में हूँ। मैं यहाँ आ रही हूँ, उनके साथ में बैठी हूँ और मैंने सारा वाकया जो हुआ वो भी सुना। बहुत ही शर्म की बात है कि महेश जोशी जी का नाम मरने से पहले राम प्रसाद जी ने लिया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम यहाँ पे न्याय की मांग करते हैं, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे। एक गरीब के साथ अन्याय हुआ है, उसे न्याय मिलना चाहिए। महेश जोशी जी को इस्तीफा देना चाहिए। कितनी शर्म की बात है ना, मुख्यमंत्री जी यहाँ मिलने आए हैं। अगर महेश जोशी जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो आते परिवार के पास में, उनसे बात करते कि क्या उस टाइम में किस तरीके से ये बात हुई या क्या घटना हुई या आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा। यदि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो उन्हें आना चाहिए था। उनका ना आना और सरकार की चुप्पी बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं नहीं जानती कि यहाँ क्या है, क्या मसला है। एक संवेदना है। राम प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई है, उन्होंने आत्महत्या की है और उनको इतना परेशान किया गया कि आखिरकार उनको अपनी जान देने का उन्होंने मन बनाया और उसके लिए उन्होंने वीडियो बनाया। हो सकता है कि मंदिर वालों को भी इन्होंने चकमा दिया हो, होटल वालों ने। एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली जिसके गंभीर आरोप जो है मंत्री महेश जोशी पर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर मंत्री महेश जोशी ने प्रेस वार्ता की है जिसके अंदर सभी सवालों के जवाब दिए। सर, गंभीर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं जिसके अंदर अभी एफआईआर भी दर्ज हो गई है, जो है क्या कार्रवाई रहने वाली है इसके अंदर? पूर्ण रूप से आपने तो इनकार कर दिया। मैंने कहा ना, मैं हैरान हूँ कि मैं जिस व्यक्ति से मिला नहीं, वो व्यक्ति अगर मुझ पर आरोप लगाए तो मैं हैरान हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कभी उस व्यक्ति से मिला नहीं। 13 तारीख को उनके परिजन कुछ आए थे, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ थे। फिर भी अगर वो साथ भी होंगे तो मेरा उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई कम से कम। और क्यों आरोप लगे तो आरोप लगाने वाले बता सकते हैं या भगवान जाने क्या हुआ। आपसे मिलने आए तब उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने मेरे पूरे जीवन में जात पात को माना ही नहीं कभी। ऊंच नीच छुआछूत में कभी मानता नहीं, इसलिए ये आरोप मेरे पर नहीं बैठते। जो मिलने आया परिवार, उसके बारे में मेरे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस मांगेगी वो सीसीटीवी की फुटेज है, वो उसको उपलब्ध करा दूँगा। आपने बताया कि निगम की कार्रवाई के लिए आपने भी जो है पत्र तैयार करके भेजा था, लेकिन उसको रोक लिया गया। किस कारण से रोक? मेरे पास 15 तारीख को पुजारी जी की तरफ से कोई लिखित शिकायत आई, तो मैं उस पत्र को भेजना चाहता था, लेकिन 15 को शिकायत आई, 15 को भी छुट्टी थी, 16 को भी छुट्टी थी, कल 17 को ये हादसा हो गया। कल मैंने लेटर तैयार कर रखा था कि मैं जांच के लिए सामान्य रूप से जो मैं करता हूँ वो जांच के लिए मैं निगम को भेजूँ। लेकिन कल ये हादसा हो गया, इसलिए नहीं मैं भेज सका। आज वही माहौल शांत नहीं हुआ है, तो मैं कल इस पत्र को नियमानुसार जाँच के लिए निगम भेजूँ। ये तो आपने सुने तमाम राजनीतिक लोगों और पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि नवतेज टीवी बिना किसी पूर्वाग्रह के तमाम पक्षों के पास गया था और जाना कि किस व्यक्ति या राजनेता ने इस विवाद के बारे में क्या कुछ कहा। आइए अब आपको सुनाते हैं उस पक्ष की कहानी, और वो भी उसी की ज़बानी जो रहता है उसी जमीन पर जहां से ये विवाद शुरू हुआ। आज हम मौजूद हैं हवा महल चांदी के टकसाल राजामल जी का तालाब स्थित उस प्राचीन मंदिर में, जो कि करीब 300 साल पुराना है, जो बनवाया था जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह जी ने। और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि नवतेज टीवी इस मंदिर विवाद की एक एक कड़ी तक पहुँचेगा और इसे सुलझाएगा।
हालांकि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो विवाद है उस विवाद के पीछे की क्या कुछ कहानी है, इस मंदिर की क्या कहानी है जो कि 300 साल पुराना बताया जा रहा है और जो हेरिटेज की श्रेणी में आता है। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के सर्वे में भी इसे हेरिटेज की श्रेणी में माना गया और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस मंदिर की क्या दुर्दशा हुई है, सिर्फ जहां तक हमें समझ में आता है राजनीति के चक्कर में। खैर, राजनीति की बात बाद में करेंगे, पहले मंदिर के महंत देवेंद्र शर्मा जी के सुपुत्र रवि शर्मा जी से हम बात करेंगे, जानेंगे कि मंदिर का इतिहास क्या है। रवि शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी पे। विवाद की बात हम बाद में करेंगे, पहले इस 300 साल के आसपास पुराने इस मंदिर का इतिहास हम आपसे जानना चाहेंगे। जरूर जरूर। राजा सवाई जयसिंह जो थे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के एक महापुरुष थे। उन्होंने जयपुर में इतने भव्य मंदिर बनाए हैं और सब महल के शक्ल में आज की तारीख में भी आप देख सकते हैं। जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी विद्वता को प्रोत्साहन देने के लिए और अपने राज्य के अंदर ज्ञान का वर्धन और धर्म का वर्धन करने के लिए उन्होंने उनको यहाँ पे स्थापित किया। उसी उपलक्ष्य में हमारे जो पूर्वज जो नवी पीढ़ी के जो थे, तो वो आयामल जी, जो राजामल जी जो जयसिंह जी के प्रधान थे, उनके भाई थे। तो आयामल जी जो हमारे पूर्वज थे गिरधर जी के, उनके वो शिष्य थे। वो मथुरा निवासी थे, मथुरा में जतिपुरा करके जो जगह है वहाँ पे के वो निवासी थे। तो वो जो उनकी विद्वता का एक बार उल्लेख सवाई जयसिंह जी से किया। तो एक बार भागवत कथा का जो एक प्रवचन उनका चल रहा था, उस टाइम पे सवाई जयसिंह जी भी वहाँ पे पधारे और जब उन्होंने उनका जो भी ज्ञान देखा उससे वो बहुत प्रभावित हुए और उनको यहाँ पे जयपुर आने का उन्होंने न्योता दिया। तो उस समय पे यहाँ पे ये जो राजामल का तालाब था, वहाँ पे जो राजामल जी जो थे उनके आए जो भी महल था वो हमको सुपुर्द किया गया और साथ में हमको 3 गांव की जागीरदारी भी दी गई, आमेर में ज़मीन भी दी गई, जो सभी आजकल अनधिकृत कब्जे में चली गई। हमारे पास में कुछ भी कोई भी संपत्ति नहीं है जिसका हम कुछ भोग नहीं है, सब जगह गैर कानूनी कब्जा ही चल रहा है। ऐसे ही ये मंदिर का भी जो हमारे पास में प्रिवी पर्स बाद में आने लगा, क्योंकि जो जागीरदारी तो चली गई थी, उसके बाद में धीरे धीरे इनकम कम होती गई और सिर्फ एक किराया ही एकमात्र ऐसी इनकम थी जिससे हम इसका जैसे तैसे करके निर्वाह कर रहे थे। और आज की तारीख में आप देखोगे कि जो मंदिर की जो पुरानी जो भी शैली या जो वैभवता थी धीरे धीरे सब नष्ट होती जा रही है। हमारे पास में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं आज की तारीख में हम इतने बड़े प्रीमाइस को हम मेंटेन भी कर सकें। सिर्फ इसका एक कलर ही कराना हो तो भी लाखों का खर्चा आता है, उसके उतने भी हम सक्षम नहीं हैं। तो ये सब उपलक्ष्य में ये सब कुछ ना कुछ छोटे मोटे हमारी तरफ से जो भी आयोजन चल रहे थे, कहीं पे कुछ किराया दिया, कुछ ये दिया, वो उससे हमारी आजीविका चल रही थी और मंदिर का हम निर्वाह कर रहे थे। ये मेन इसका ये इतिहास है। जी बिल्कुल। रवि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस विवाद में बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे किसी एक होटल का निर्माण चल रहा था जो कि अनाधिकृत था और उसे जब मीणा जी जिन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्होंने यहाँ के पुजारी जी का नाम लिया, विधायक महेश जोशी जी का नाम लिया, उसके बाद में आनन फानन में यहाँ पर कार्रवाई हुई और इस मंदिर का जो भी निर्माण चल रहा था, भले ही वो होटल था या क्या था वो भी हम आपसे जानेंगे, उसको तोड़ दिया गया। उसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि ये शायद अभी जनता को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा था, किस चीज़ का निर्माण चल रहा था। आप बताइए क्या था वो। देखिए, ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है, बहुत ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ पे कोई होटल खुल रहा था। हमारे जो दादी जी थे, यानी हमारे पिताजी के मम्मी जो थे, उनका ये एक सपना था कि कोई सत्संग हॉल खोला जाए, भंडारे के लिए कोई ऐसी एक व्यवस्था की जाए, जो भी कोई साधु पुरुष गुरु महात्मा वगैरह कोई भी आते हैं उनके ठहरने के लिए कोई स्थान बनाया जाए। उस उपलक्ष्य में हमारा ऐसा एक सपना था, एक विचार था जो हमने समाज में रखा था और उसी उपलक्ष्य में ये होटल की तरफ से हमको काफ़ी सहयोग मिला। उन्होंने भी बोला कि ये आपका बहुत नेक कार्य है। कौन सा होटल था? ये शेरेटन होटल। तो उनकी तरफ से ये हमको सपोर्ट मिला और उनकी तरफ से हमको ये फंडिंग मिला और अल्टीमेटली ये हम उसी हिसाब से बना रहे थे कि ताकि भविष्य में कुछ भी धार्मिक आयोजन करना हो उसमें ये इमारत का उपयोग किया जा सके, न कि होटल के रूप में। ये ऐसा नहीं था कि इसमें बाकायदा होटल ही खुल जाता, क्योंकि ये जो मंदिर की जो गरिमा है ये हमको जो 250 साल से चली आ रही है उसका भी हमको ख्याल है कि उसको हम ऐसे ही विक्षिप्त नहीं होने दे सकते हैं ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे हम परमिट ही नहीं कर सकते हैं जो इस मंदिर की गरिमा को ठेस पहुँचाए। तो हमारा आयोजन सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ही था, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे थे। चंदे हमको हर जगह से मिल रहे थे, उसमें इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इसलिए वो लोग लाइमलाइट में आ गए। बस बात ये थी। तो ये जो कहना कि यहाँ पे होटल ही बन रहा था गलत है। उनका सहयोग हमको मिला, बस उतना ही तक सही है और इसका जो मेन प्रयोजन था वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम के लिए ही होना था।
ये जो भी इमारत थी। जी, तो ये जो निर्माण यहाँ पर चल रहा था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है, क्या उसकी कोई परमिशन वगैरह ली गई थी? इसमें इतना आनंद फानन में हुआ, ये पूरा जो पॉलिटिकल रंग दिया गया इसके अंदर, एक पर्टिकुलर समाज के फेवर में एकदम से जो आंधी की तरह डिसीजन लिए गए, और इसमें कुछ नहीं देखा गया कि भाई इसका खामियाजा कहाँ किस लेवल पे जा सकता है। रातों रात बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई। वो जो बिल्डिंग ध्वस्त की, वो पूरी की पूरी उसका जो मलबा है, हमारे जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है जो 250 साल पुराना है, उसके ऊपर आके गिरा। उसमें हमारी बुर्जी नष्ट हो गई जो आज वापस से कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ चूने और पत्थर का है। ना इसमें सीमेंट का इन्वॉल्व है, ना ही कहीं इसमें आरसीसी का इन्वॉल्व है। ऐसा स्ट्रक्चर आज की तारीख में ना तो बनाने के कोई कारीगर अवेलेबल है, ना वो हो सकता है। इतना भूतो ना भविष्यति वाली बात हो गई हमारे लिए। वो ऐसा एक नुकसान हो गया है जिसकी कभी भरपाई होने वाली नहीं है। तो वो जो स्ट्रक्चर था वो टूटता, वो एक अलग मुद्दा था, पर उसकी वजह से जो मंदिर को जो नुकसान हुआ है वो इर्रिपेरेबल है, इर्रिवर्सिबल हो गया है। और ये भारत की एक सांस्कृतिक और एक ऐतिहासिक धरोहर का नुकसान है ये। तो इसका संज्ञान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी लेना चाहिए, धरोहर बचाओ समिति के जो भी हैं उनको भी लेना चाहिए, सरकार को भी लेना चाहिए कि इतने आनंद फानन में जो भी कोई निर्णय लिए जाते हैं उसका असर कहाँ तक हो सकता है। कम से कम उतनी एक विज़न, एक व्यू रख के कम से कम कोई डिसीजन लो। इतनी लापरवाही से सब जो काम हुआ, रातों रात जैसे तैसे तोड़ दिया गया, रात में भी ऑपरेशन चलते रहे, और उसके हिसाब से क्या दूसरा नुकसान हो रहा है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर समुदाय को फेवर करना था। बस ये बात इसमें सामने आई। बिल्कुल रवि जी, और हमारी जब बात भी हुई थी तो आपने कहा था कि डॉक्टर साहब जो धरने पर बैठे हैं वो भी 2-3 बार इस मंदिर के दर्शन करने हैं, तब क्या आपने उन्हें अपनी जो विरह थी वो उन्हें नहीं बताई? नहीं, उनसे हमारी एक 1-to-1 वार्तालाप तो खैर नहीं हुआ, लेकिन वो जब धरने पे बैठे थे तो YouTube में ऐसे ऐसे वीडियो वायरल किए गए जिसका ना तो कोई सिर था ना कोई पैर था। उसमें ऐसा बताया गया कि मंदिर के महंत भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, मंदिर में पता नहीं क्या क्या प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, मंदिर में किसी की एंट्री बंद है, जबकि यहाँ पे मंदिर के जो दर्शन है, आप मेन रोड से भी जब दर्शन पूरे खुलते हैं और इसके जो मुख्य दरवाजे जब खोले जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति ठेठ रोड से भी भगवान की जो प्रतिमा है उसका दर्शन कर सकता है। और जब भी हमारे यहाँ मंदिर में दर्शन खुलते हैं सारे के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं पूरे रोड तक के। ये जो 3-4 दरवाजे सब खोल दिए, किसी को भी आना हो कभी भी आ सकता है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जाता था कि ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, हम तो इतने साल से इस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे मंदिर भी है, अंदर क्या है क्या नहीं। मंदिर एक आस्था का विषय है। अगर किसी के पास भी आस्था होती तो जरूर वो यहाँ आता और जरूर उसको सारी सच्चाई सामने भी आ जाती। अब किसी में आस्था नहीं है और वो जस्ट ऐसे ही बहाने बना रहा है कि हमको अंदर आने नहीं दिया, बहुत ही गलत है, बहुत ही दुर्भावनापूर्ण था। तो उस चक्कर में हमने जो उनका वीडियो था उसमें कमेंट में हमने ये सब शेयर किए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत गलत बात फैलाई जा रही है। किरोड़ी जी ने भी दर्शन करे तो हो सकता है उसी के उपलक्ष्य में वो एक बार यहाँ पे आए, उनको दर्शन किए आराम से। जो 30-40 लोग आए थे दर्शन करके वापस चले भी गए। आज वो फिर आए थे, पर उस समय हमारी यहाँ पे उपस्थिति नहीं थी, इसलिए हमारी कभी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई। वो बाहर से आए, बैठ के चले गए। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने रोका, ऐसा नहीं कि उनको दर्शन करने से मना कर दिया, जो बताया जा रहा है कि भाई हाँ SC ST है इसलिए नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी था भी नहीं, ना आज की तारीख में है भी। कोई भी कभी भी आके दर्शन कर सकता है, पर हाँ जो हमारा जो नियत समय है उसी टाइम पे आना है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी आओ कभी भी दर्शन करा दो, उतनी सी एक मर्यादा हम पालन करते हैं। तो ये थे मंदिर के महंत देवेंद्र शर्मा जी के सुपुत्र रवि शर्मा जी। और जैसा कि इनकी ज़ुबानी आपने भी सुना कि कुछ ना कुछ इस मंदिर विवाद में झोल है जो कि क्लियर नहीं हो पाया, और इस मिसकंसेप्शन के चलते इनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर निर्माण जो नया हो रहा था अगर उससे दिक्कत थी तो आप उससे तोड़ते, उसकी लड़ाई हम अलग से लड़ लेते, लेकिन उस निर्माण तोड़ने की वजह से जो 250-300 साल पुराना जो हेरिटेज संपत्ति है जो आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया में दर्ज है उसका इतना भारी नुकसान हुआ है जो अब कभी दोबारा भरा नहीं जा सकता। तो आप सभी पक्षों को सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। हालांकि मृतक के परिवार से सबको सहानुभूति है, जिसके घर का चिराग बुझा है उसके दुख का कोई अंदाजा तो नहीं लगा सकता। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पूरे मामले में बेवजह की राजनीति कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है? खैर, नवतेज टीवी ने इस पूरे विवाद के हर एक पहलू को देखा और आपको भी दिखाया। अब अंतिम फैसला तो कानून ही करेगा, लेकिन जनता जनार्दन भी देखे और फैसला करे कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि राजस्थान में इस साल चुनाव है साहब। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।